हेलो दोस्तों, टुडे विल डिस्कस अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईज फिल्म्स एंड डिफेंस स्टेट पीसेस. लेट अस डिस्कस बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन. व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट? भुगतान संतुलन. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड of export and import in a country during a 1 year. It is known as balance of payment. Balance of payment is a systematic record of export and import of goods and services during a financial year. बैलेंस ऑफ पेमेंट एक देश एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. इट मीन्स दैट ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल में एक देश ने कितने टोटल एक्सपोर्ट किए गुड्स एंड सर्विसेज के और कितने टोटल इंपोर्ट्स किए गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. नाउ अ क्वेश्चन अराइजेज, विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ पेमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करता है. अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जनरली इंडिया में एक्सपोर्ट कम होते हैं और इंपोर्ट ज्यादा होते हैं. अगर मैं इंडिपेंडेंस की बात करूं 1947 के आसपास की, एट द टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट बहुत कम करता था. अब इंडिया के ज़्यादातर वाई इन इंडिया मोर इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट. इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है? वाई इंपोर्ट देन एक्सपोर्ट. अगर मैं इंडिपेंडेंस के दौरान की बात करूं, जनरली एक बार 1972, 73 और एक बार 76, 77 में जनरली हमारा बैलेंस पेमेंट सरप्लस में रहा. नहीं तो उसके बाद बहुत बार हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में रहा. ड्यूरिंग 1991 व्हेनेवर इंडिया अडॉप्टेड एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. जब 91 में एलपीजी आया और एलपीजी आने के बाद ट्रेड लिबरलाइजेशन किया गया, जो व्यापार के नियम है उसको बहुत ज़्यादा ढीले बनाए गए, टैक्स को कम लिबरल किया गया, एक इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया फॉरेनर इन्वेस्टर के लिए. आफ्टर दैट इंडिया में जो एक्सपोर्ट था काफ़ी बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा एमएनसीज इंडिया की, बहुत ज़्यादा एमएनसीज बाहर की इंडिया में आई, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद धीरे धीरे हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ. अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा क्यों होते हैं एक्सपोर्ट से? इसके देर आर सो मेनी रीजन. कुछ बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ कि हमारी इंपोर्ट हमारे आयात निर्यात से ज़्यादा क्यों है. एक तो हमारा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वेरी हाई कॉस्ट है हमारे प्रोडक्ट की. सेकंड, हमारे प्रोडक्ट का हाई प्राइस है. हमारा प्रोडक्ट की जब कॉस्ट हाई आएगी तो प्राइस भी ज़्यादा होगा. थर्ड, कट थ्रोट कंपटीशन. पूरी दुनिया में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अगर मैं बात करूं, कट थ्रोट कंपटीशन है. जब इंडियन कोई भी एक्सपोर्टर है उसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी,
प्राइस ज़्यादा होगा तो पूरी दुनिया में जैसे चाइना जैसे देश हैं वो कटिंग कॉस्ट पर काम करते हैं, वो रिसर्च इनोवेशन करते हैं कटिंग कॉस्ट पर, लेकिन इंडिया में कटिंग कॉस्ट पर इतना रिसर्च नहीं होता। नेक्स्ट, लो क्वालिटी। जनरली हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो लो होती है कंपैरिजन टू यूएसए, कंपैरिजन टू जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली। फिफ्थ, माल प्रैक्टिसेस। जब हमारा देश एक्सपोर्ट करता है तो बहुत ज़्यादा चीज़ों में माल प्रैक्टिसेस मिलती है, बेईमानी मिलती है। जैसे एक बार इंडिया से राइस गया यूएसए में, तो उसमें जो चावल की क्वालिटी थी वो यूएस ने डिमांड किसी क्वालिटी की थी, लेकिन हमने जो भेजे वहाँ पर कुछ क्वालिटी के थे, तो इसलिए माल प्रैक्टिसेस भी एक मेजर रीजन है। नेक्स्ट, नो प्रॉपर सब्सिडी। इंडियन एक्सपोर्टर को ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलती, लैक ऑफ प्रॉपर सब्सिडी, सब्सिडी का बहुत ज्यादा अभाव रहता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंडियन एक्सपोर्टर या भारत सरकार रिसर्च एंड इनोवेशन पर ज़्यादा खर्च नहीं कर पाती। ये कुछ बेसिक रीजन हैं जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पाते। हालांकि सरकार ने काफ़ी स्कीम चलाई हैं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मैंने बताया कि हमारे एक्सपोर्ट कम क्यों रहते हैं इंपोर्ट की रिगार्डिंग, या कंपैरिजन टू इंपोर्ट, हमारे कंपैरिजन टू एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट ज़्यादा क्यों रहते हैं। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट कि एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड। डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, केवल एक बेसिक डिफरेंस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स बोथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, both goods and services. On the other hand, balance of trade only include export and import of goods only. बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आती हैं, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ये था डिफरेंस। बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली गुड्स को इंक्लूड करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। जनरली देर आर टू अकाउंट रिगार्डिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक है करंट अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट जनरली अप टू 1 ईयर होता है, अप टू 1 ईयर। ये करंट अकाउंट कोई बैंक वाला करंट अकाउंट नहीं होता, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में एक करंट अकाउंट होता है और जनरली अप टू 1 ईयर होता है। करंट अकाउंट में 3 चीज इंक्लूड करते हैं। देर आर 3 पैरामीटर्स, देर आर 3 कंपोनेंट्स अंडर करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, करंट अकाउंट, एक है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, और थर्ड है ट्रांसफर लाइक ग्रांट्स, रेमिटेंस, फॉरेन एड। There are 3 components under current account. Trade in goods. Trade in goods means एक देश एक साल में कितना एक्सपोर्ट करता है, कितना इंपोर्ट करता है ऑफ गुड्स, इट इज नोन एज ट्रेड इन गुड्स। नेक्स्ट, ट्रेड इन सर्विसेज। एक देश
कितनी वस्तुओं को एक्सपोर्ट करता है और कितनी वस्तुओं को इंपोर्ट करता है ड्यूरिंग अ 1 ईयर, इट इज नोन एज ट्रेड इन सर्विसेज। नेक्स्ट नेक्स्ट एक देश दूसरे देश को कितने ग्रांट्स देता है, कितना बाहर से हम रेमिटेंस कलेक्ट करते हैं। रेमिटेंस मीन्स, जब फॉर एग्जांपल मान लो सपोज बहुत ज़्यादा भारतीय वर्किंग इन अब्रोड, जैसे बहुत ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं जापान में, जर्मनी में, यूरोप में, अमेरिका में, तो वो वापस भारत में कुछ पैसा अपने रिलेटिव, अपने पेरेंट्स के लिए भेजते हैं। इट इज़ नोन एज रेमिटेंस। जब फॉरेन से हमें कोई ग्रांट मिलता है, कोई फॉरेन एड मिलती है या कोई रेमिटेंस मिलता है, तो ये भी पार्ट है करंट अकाउंट का। तो कुल मिलाकर करंट अकाउंट में गुड्स एंड सर्विसेज प्लस रेमिटेंस, फॉरेन एड, ये इंक्लूड होता है इसमें करंट अकाउंट में। करंट अकाउंट इज ए पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, और रेमिटेंस और ग्रांट्स इन एड, इट इज नोन एज करंट अकाउंट। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मोर देन 1 ईयर के लिए होता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाइक करंट अकाउंट, इट हैज आल्सो 3 कंपोनेंट्स, एफडीआई, एफपीआई, थर्ड लोन एंड borrowings. There are 3 components of capital account. FDI, foreign direct investment, जब कोई देश दूसरे देश में फिजिकल इन्वेस्टमेंट करता है उसको एफडीआई बोलते हैं। जैसे नेस्ले एक कंपनी है स्विट्जरलैंड की, जिन्होंने इंडिया में फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया है। लाइक कोई कंपनी होंडा, टोयोटा है जापान की, होंडा है जापान की, उन्होंने इंडिया में फिजिकल इन्वेस्टमेंट किया है, उसको बोलते हैं एफडीआई। अब क्वेश्चन अराइज होता है, एफडीआई, हु कंट्रोल्स एफडीआई इन इंडिया? एफडीआई को कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? एफडीआई को कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में डिपार्टमेंट है DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी इंटरनल ट्रेड। DPIIT एक डिपार्टमेंट है विच इज वर्किंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ये कंट्रोल करता है एफडीआई को। नेक्स्ट है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई होता है जब कोई विदेशी, मान लो अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडियन स्टॉक मार्केट लाइक शेयर में, बॉन्ड में, डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करता है, उसको बोलते हैं एफपीआई। एफपीआई को कौन कौन कंट्रोल करता है इंडिया में? सिबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये है, सिबी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है लोन एंड बोरोइंग, जब हम किसी देश से लोन लेते हैं या किसी दूसरे देश को लोन देते हैं, तो उसको जितने बोरोइंग्स होते हैं, लोन होते हैं, इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। ये था कैपिटल अकाउंट। अभी तक हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस, डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया में इंपोर्ट ज़्यादा क्यों है एक्सपोर्ट से, क्या कारण है इसके। फिर हमने पढ़ा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक करंट अकाउंट के 3 सब पार्ट, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट के भी 3 सब पार्ट। ये था एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है डिफरेंट स्टेट पीसीएस में कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं। ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, 9034023900, ये मेरा नंबर है। यू कैन कॉल एनी टाइम। ओके, थैंक यू।